अब तो आपकी समझ में आ गया होगा कि कार्बोहाइड्रेट बॉडी में जाके शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो शुगर ब्लड में जाता है। डायबिटीज़ ब्लड शुगर लेवल से जुड़ा है। कुछ कार्बोहाइड्रेट ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ाते हैं और कुछ कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से कार्ब ब्लड शुगर लेवल बढ़ाते हैं और कौन से कार्ब ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ाते। मैं डॉक्टर जुल्फ़कार अली हमादियान ऑनलाइन होम्यो क्लिनिक पे अपने तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहता हूँ। हमारे इस चैनल पे अगर आपका ये पहला विजिट है तो हमादियान ऑनलाइन होम्यो क्लिनिक सब्सक्राइब करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, ख़ास तौर पे होम्यो स्टूडेंट्स, क्योंकि आपकी क्लिनिक प्रैक्टिस में ये चैनल बहुत मददगार साबित होने वाला है। हमने देखा कि फूड में दो किस्म के कंपोनेंट होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। पिछली वीडियो में हमने फूड का न्यूट्रिशनल एनालिसिस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक हम इस वीडियो में लगा देंगे, आप इसे ज़रूर देखिएगा। फूड में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन, मिनरल्स, एंजाइम वगैरह, ये हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को इम्पैक्ट नहीं करते। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में फैट, प्रोटीन, वाटर, ये भी हमारी बॉडी में ब्लड शुगर को इम्पैक्ट नहीं करते, लेकिन सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही ब्लड शुगर को बढ़ाता है। अब हमें कार्बोहाइड्रेट को डीपली देखने की ज़रूरत है कि कौन से कार्बोहाइड्रेट ब्लड में शुगर बढ़ाते हैं और कौन से नहीं। किसी स्कॉलर ने ये कहा है कि अगर आपको कामयाब होना है तो आप में चीज़ों को बहुत बारीक बीनी से देखने की क्वालिटी होनी चाहिए। तो आप भी अगर डायबिटीज़ को रिवर्सेबल बनाना चाहते हैं तो चीज़ों को बहुत बारीक बीनी से देखना होगा, और वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट डायबिटीज़ से जुड़ा है तो कार्बोहाइड्रेट को ज़रा बारीकी से देखने की ज़रूरत है। देखते हैं कि इस कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट का सादा सा फार्मूला है C6H12O6। समझ लीजिए कि ये कार्बोहाइड्रेट का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। सारे कार्बोहाइड्रेट इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को हम 4 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। सबसे पहला मोनोसैकराइड। मोनो मतलब सिंगल शुगर मॉलिक्यूल। मोनोसैकराइड 3 किस्म के होते हैं, पहला ग्लूकोज, दूसरा फ्रैक्टोज और तीसरा ग्लैक्टोज। तीनों का फार्मूला सेम है, यानी C6H12O6। इसे हम मिसाल से समझने के लिए 3 मुख्तलिफ इलाकों से 3 मुख्तलिफ लोगों का एनालिसिस करते हैं। वैसे देखने में तो हमें ये तीनों एक जैसे ही लगेंगे कि सबके 2 हाथ, 2 पाँव, 2 आंखें, 2 टांगें, लेकिन आदात मुख्तलिफ होंगी। अचीवमेंट, काम करने का स्टाइल, जुबान और इनका इजहार मुख्तलिफ होगा। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 फार्मूला तो सेम है, लेकिन इन तीनों का बॉडी में इम्पैक्ट मुख्तलिफ है। तो ग्लूकोज ब्लड में शुगर ज़्यादा बढ़ाता है, फ्रैक्टोज थोड़ा कम और ग्लैक्टोज इन दोनों से कम शुगर बढ़ाता है। यानी ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और ग्लैक्टोज मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। दूसरे डाइसैकराइड, मतलब 2 मोनोसैकराइड जब जुड़ जाएं तो डाइसैकराइड बन जाएंगे। जैसे ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलके माल्टोज बनाते हैं। और माल्टोज क्या होता है, आपने टीवी पे बोर्नविटा टाइप ड्रिंक की ऐड देखी होगी। ऐसी ड्रिंक्स माल्ट यानी माल्टोज बेस्ड ड्रिंक होती हैं। माल्टोज 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बना होता है, जिसका मतलब यह है कि ये ब्लड में ज़्यादा शुगर का बायस होगा। ये मॉलिक्यूल जब हमारी बॉडी में मौजूद एंजाइम से मिलते हैं तो ये एंजाइम इन 2 मॉलिक्यूल को बीच में से कैंची की तरह काट देते हैं और दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाते हैं। जो मॉलिक्यूल बॉडी में जाएगा सिंगल होके मोनोसैकराइड में तब्दील हो जाएगा और वो मोनोसैकराइड ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ाएगा। जो घर में हम चीनी इस्तेमाल करते हैं वो सैकरोज एक डाइसैकराइड ही है। इसमें आधा पार्ट ग्लूकोज और आधा पार्ट फ्रैक्टोज होता है। तीसरी मिसाल अब लैक्टोज की समझते हैं। लैक्टोज वो शुगर होती है जो दूध में मिलती है। दूध में 50% ग्लूकोज और 50% ग्लैक्टोज होती है। तो कुछ लोग ये समझते हैं कि जो दूध हम पी रहे हैं इसमें चीनी तो मिक्स की नहीं, ये डायबिटीज़ में पी सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 1 ग्लास दूध जिसको हम 300 ml मान लें तो 100 ml दूध में 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मतलब 1 चम्मच चीनी। 1 ग्लास दूध में 3 चम्मच चीनी तो ऑलरेडी मौजूद है। अगर आप ये सोचें कि फीका दूध पीने से ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा तो ऐसा नहीं है। अब हम देखते हैं ओलिगोसैकराइड। ओलिगोसैकराइड मतलब 3 से 10 मॉलिक्यूल ऑफ शुगर मिलके एक शुगर का मॉलिक्यूल बनाते हैं। ओलिगोसैकराइड में ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, ग्लैक्टोज तीनों भी मिल सकते हैं या इनका कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है।
बहुत सारे ओलिगोसैकराइड जब हमारी बॉडी में जाते हैं तो हमारी बॉडी में ऐसे एंजाइम नहीं होते जो इनको ब्रेक कर सकें। तो ये बड़े मॉलिक्यूल ब्लड में अंदर नहीं जा सकते, इसलिए वो ब्लड शुगर पे इम्पैक्ट नहीं करते। ये हमें खाने में मीठा तो लगता है, लेकिन हमारे एंजाइम का ओलिगोसैकराइड को ब्रेक ना कर सकने की वजह से टॉयलेट से सीधा बाहर निकल जाते हैं। तो जब बाहर निकल रहे होते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन में जहाँ हमें प्रोबायोटिक्स यानी फ्रेंडली बैक्टीरिया की ज़रूरत होती है, ये ओलिगोसैकराइड वहाँ इन बैक्टीरियाज की ग्रोथ में मदद भी करते हैं। एक तो मीठा भी हो गया और दूसरा प्रोबायोटिक्स इम्पैक्ट्स भी देता है, जो हमारी वेल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट पॉलीसैकराइड। पॉलीसैकराइड मतलब 11 या इससे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मिलके एक चेन बनाते हैं। पॉलीसैकराइड ये मॉलिक्यूल्स का नंबर 11 भी हो सकता है, 20, 50 या 100 भी हो सकता है। पॉलीसैकराइड की मिसाल हम ऐसे देखते हैं जैसे गेहूं के ऊपर का छिलका पॉलीसैकराइड है, और ये एक ऐसा पॉलीसैकराइड है जिसको हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, तो हम इनको फाइबर कहते हैं। दूसरी मिसाल पोटैटो के स्टार्च के लिए लेते हैं, वो भी एक टाइप का पॉलीसैकराइड ही है, लेकिन इस पॉलीसैकराइड को हमारी बॉडी के एंजाइम ब्रेक कर पाते हैं, तो इसलिए ये हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ाता है। हैं तो दोनों पॉलीसैकराइड, लेकिन एक ब्लड शुगर पे इम्पैक्ट करता है और दूसरा नहीं करता। तो जो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में जाते हैं और हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम इन्हें ब्रेक नहीं करवाते, इनको हम फाइबर कहते हैं। और साइंटिफिकली इसकी दो टर्मिनोलॉजी हैं। एक को ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट कहते हैं जो बॉडी में जाके ब्लड शुगर लेवल बढ़ाते हैं, और दूसरे को नॉन ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट जिनको एंजाइम ब्रेक नहीं कर पाते और वो ब्लड शुगर पे इम्पैक्ट नहीं करते। अब हम खाने का नेट इम्पैक्ट देखना चाहते हैं कि हमने जो खाना खाया इससे शुगर लेवल कितना बढ़ेगा। जिस फूड को हम खा रहे हैं इसके नेट कार्ब देखने की ज़रूरत है। नेट कार्ब हम कैसे निकालेंगे? टोटल कार्ब माइनस फाइबर, तो नेट कार्ब निकल आएंगे। जिस फूड ग्रुप में नेट कार्ब कम है वो फूड ग्रुप हम डायबिटीज़ में खा सकते हैं। अब हम एनालिसिस करते हैं कि कौन कौन से फूड ग्रुप्स आसानी से यूज़ हो सकते हैं। सबसे पहला फूड ग्रुप हम लेते हैं फैट्स एंड ऑयल्स। तो घी और तेल में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, इसका मतलब ये है कि घी खाने से ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। दूसरा हम देखते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन हमें एग से, पनीर से, चिकन, फिश वगैरह से मिलता है। जैसा कि ह्यूमन बॉडी कार्बोहाइड्रेट स्टोर नहीं करती, ये प्लांट वगैरह में स्टोर होता है। ना तो अंडों में कार्ब होता है ना चिकन, फिश वगैरह में, जिसका मतलब ये हुआ कि प्रोटीन से ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ता। तीसरा देखिए वेजिटेबल। वेजिटेबल में 70-80% तो पानी ही होता है, 7% फैट और प्रोटीन होता है, 10% के करीब यानी थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट होता है। तो वेजिटेबल भी आप डायबिटीज़ में खा सकते हैं। कुछ वेजिटेबल जिन्हें हम स्टार्ची वेजिटेबल कहते हैं, जैसे पोटैटो और स्वीट पोटैटो वगैरह, इसमें कार्ब की मिकदार ज़्यादा होती है, तो इन वेजिटेबल से हमें अवॉइड करना चाहिए। वैसे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें एक एक करके तो बताया नहीं जा सकता, लेकिन आप गूगल से किसी भी फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू को जान सकते हैं। टोटल कार्ब से आप फाइबर माइनस करके तो खुद भी किसी फूड की नेट कार्ब मालूम कर सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि अपनी शुगर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करें ताकि इस बीमारी से जीतने में मदद मिल सके। अब हम बात करते हैं नट्स एंड सीड्स की, जैसा कि अखरोट, बादाम, मूंगफली वगैरह। इनमें ऑलमोस्ट 50% तो ऑयल होता है, अराउंड 25% इसमें प्रोटीन होता है, 5 से 10% इसमें मॉइस्चर होता है, 5 से 10% इसमें फाइबर भी आ जाता है। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि तकरीबन 10% ही इसमें कार्ब बचता है। तो नट्स एंड सीड्स भी ब्लड शुगर को नहीं बढ़ाते। ऐसे ही आप फ्रूट देख लीजिए, फ्रूट में 70-80% तो पानी ही होता है, लेकिन कुछ फ्रूट्स में कार्ब ज़्यादा होता है और कुछ में कम होता है। जैसे कि आप अमरूद खाएंगे तो इसमें कार्ब कम है, तो अगर आप आम खाएं तो इसमें कार्ब की मिकदार ज़्यादा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि फ्रूट हमें लिमिटेड मिकदार में खाना चाहिए, इनसे भी ब्लड शुगर बढ़ सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ग्रेन्स यानी अनाज। हमारी डाइट में अनाज का बहुत बड़ा रोल है, ये हमारा मेजर डाइट ऑफ पार्ट्स होता है, और ग्रेन में सबसे ज़्यादा कार्ब होता है। सबसे टॉप ग्रेन जिसमें सबसे ज़्यादा कार्ब होता है वो है चावल। ऑलमोस्ट 75-80% कार्ब इसमें मौजूद है। वीट यानी गंदम में 60-70% कार्ब मौजूद होता है। जितने भी ग्रेन्स हैं इनमें कार्ब ज़्यादा होता है। दालों की बात की जाए तो 50% इनमें कार्ब और 25% प्रोटीन होता है। नो डाउट प्रोटीन है दालों में, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की बड़ी मिकदार मौजूद होती है। तो दालों का इस्तेमाल भी सोच समझ कर करना चाहिए, यानी मिनिमम इनटेक होना चाहिए। तो अगर एक रफ कैलकुलेशन की जाए डायबिटीज़ डाइट की, तो सब्जियां आप आसानी से खा सकते हैं, घी और ऑयल वगैरह आप खा सकते हैं,
प्रोटीन, नट्स और सीड्स भी खा सकते हैं। और जो नहीं खा सकते, इनमें ग्रेन, दालें और हर किस्म की शुगर आपको अवॉइड करना होगी। इस बेस पे अगर आप अपना डाइट पैटर्न बनाएंगे तो आपके लिए अपना ब्लड शुगर को मेंटेन करना इजी होगा। तो ये था आज का हमारा कार्बोहाइड्रेट फूड एनालिसिस पे सेशन। आपको कैसा लगा कमेंट्स में अपनी राय से आगाह जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में किसी और मौजू पे दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।